इंडिकेटर आप चेक करो और उसको बताओ कि क्या क्या एरियाज आपने चेक करके बताने। तो सबसे पहले तो स्टडिंग द ओवरऑल पिक्चर, सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर देख लो। ओवरऑल पिक्चर स्टडिंग करने में क्या देखोगे, प्रोमोटर्स कौन है, हिस्ट्री क्या है प्रोमोटर्स की, ठीक है। स्टडिंग द ओवरऑल पिक्चर, ओवरऑल पिक्चर में प्रोमोटर्स हिस्ट्री कैसे चेंज आया था, की पॉइंट्स क्या है इसमें, और लेबर इंसेंटिव है कि स्किल्ड लेबर कौन कौन है, साथ में मैन्युफैक्चर ऑफ वन और कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, एक या एक से ज़्यादा सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है क्या, ये सब देखना है, ठीक है। एडिक्वेसी ऑफ अदरवाइज फिक्स्ड द वर्किंग कैपिटल, जो भी वर्किंग कैपिटल है, आर द सफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट है कि नहीं है, और इज द ट्रेंड, सेल्स का ट्रेंड क्या इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, प्रॉफिट्स का नेचर कैसा है, प्रॉफिट इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, फ्यूचर प्रॉफिट्स कैसे हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है whether the profit which is the business could be expected to maintain, कितना प्रॉफिट यील्ड मेंटेन करना है वो सब भी देख लेना, ठीक है। फिर पी&एल, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, पी&एल आपको क्या करना है, चेक करना है उस बिजनेस का। तो पी&एल में सबसे पहले तो आ जाएगा टर्नओवर चेक करोगे, ठीक है, टर्नओवर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, टर्नओवर चेक करना है पी&एल में। तो टर्नओवर में क्या चेक करोगे, वेरिएशंस ऑफ टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर कितना इंक्रीज डिक्रीज टर्नओवर है वो देखना है। लिस्ट ऑफ कस्टमर्स, ऑर्डर बुक्स में ऑर्डर्स देख लेना और अजटीन कर लेना कि कितने छोटे कस्टमर है कितने बड़े कस्टमर है, ठीक है, ये सारा भी चेक कर लेना। फिक्टिशियस सेल्स तो नहीं बता रखा है, ये भी चेक कर लेना। वेजेस स्ट्रक्चर अब आ जाते हैं, ठीक है, तो वेजेस स्ट्रक्चर में क्या है कि रेवन्यूएशंस वगैरह सैलरी वगैरह कितना दे रहे हैं, ठीक है। सफर फ्रॉम सेवरल इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट्स, कहीं कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, या फिर जो वेज यहाँ पे जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, क्या रेट है वेजेस का, ये सब भी चेक कर लेना। फिर आ जाता है डेप्रिशिएशन, स्ट्राइक वगैरह है वो भी चेक लेना, ठीक है। अब आ जाता है डेप्रिशिएशन, ऑब्वियसली लास्ट ईयर से इस ईयर कोई चेंजेस तो नहीं है, चेंजेस है तो इफेक्ट क्या है डेप्रिशिएशन वगैरह के, S6 को फॉलो किया है कि नहीं, जो भी रेलेवेंट इंडेक्स अगर लगता है तो फॉलो किया है कि नहीं, राइट ऑफ एसेट्स कितना हुआ है, रेन्यूअल एसेट्स कितना है, ये सारा चेक कर लेना, ठीक है। फिर आ जाता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में क्या चेक करोगे, मैनेजर रेम्यूनरेशन में अगर ऐसी कंपनी जिस पे कार्य एप्लीकेबल होता है तो आप करो चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी सेट के जो प्रोविजन है अगर कंपनी है तो वो चेक कर सकते हैं, बाकी जो रेलेवेंट प्रोविजन है मैनेजर रेम्यूनरेशन के वो चेक करने, ठीक है। मैनेजर रेम्यूनरेशन के बाद में जो था एक्सेप्शनल एंड नॉन रिकरिंग आइटम्स, ऐसी कोई एडजस्टमेंट हुआ है जो एक्सेप्शनल नेचर का है, ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम्स है, समरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द पी&एल इन ऑर्डर टू दैट दे आर नॉट एब्सोल्यूट ट्रेंड। फिर इसमें जो है ईएम प्रॉफिट्स, द मैटर ऑफ द नॉन रिकरिंग आइटम, इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट द एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स को लेके क्या क्या, एक्सेप्शनल आइटम्स, ठीक है, तो उनको लेके क्या क्या एडजस्टमेंट्स है वो सारे भी हमको चेक करने हैं। देन आ जाता है इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर मेंटेनेंस में क्या देखना है, रिपेयर मेंटेनेंस में रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है अनड्यूली हैवी एंड सम ऑफ द ओकेजनली, जो रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे हैं वो एक तो उनका ट्रेंड क्या है, कितने हैवी है लो है, कितने साल में होते हैं, 3-4 साल में होते हैं, और कैपिटल नेचर के रेवेन्यू नेचर के हैं वो सारा भी देखना। फिर डेफर्ड क्या उनको इन्वेस्टमेंट में सेट किया है, कॉस्ट में से घटाया है, तो रिपेयर मेंटेनेंस के वो सारे खर्चे फ्लक्चुएटिंग नेचर के वो सारा हमको इसमें चेक करना है, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस के बाद में जो है अनयूजुअल ईयर, कोई ऐसा साल जो एक्सेप्शनल निकला है, अनयूजुअल या अनयूजुअल ईयर में कोई लॉस हुआ है, सबसे पहले तो देखना है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी का, और कोई अनयूजुअल ईयर है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कर रखा है, लास्ट पास्ट 9 से 10 साल तक के प्रॉफिट्स को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, आयरन आउट चेकिंग कर सकते हो उनकी, द फ्लक्चुएशंस, इनके क्या फ्लक्चुएशंस है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ये सारे तो हमारे क्या थे, पी&एल के आइटम्स थे, ठीक है, जिसमें टर्नओवर, वेजेस, डेप्रिसिएशन, मैनेजर रेम्यूनरेशन, एक्सेप्शनल आइटम्स, रिपेयर मेंटेनेंस एंड फाइनली अनयूजुअल ईयर चेक किया था। देन वी आर ऑन बैलेंस शीट आइटम्स, वी आर बैलेंस शीट आइटम में फर्स्ट हम चेक कर दें फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, सिंपली वही फिक्स्ड एसेट्स में तो वही रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन ये सब चेक कर लेना। इन्वेस्टमेंट में वही करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, S13 वगैरह अगर लग रहा है तो चेक किया कि नहीं, विच वेरी स्लोअर बताया हुआ है कि नहीं, कॉस्ट वगैरह जो वैल्यूएशन, और इन्वेंट्री में भी S2 वगैरह कोई स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज वगैरह है तो ट्रेड रिसीवेबल्स में वही 6 मंथ्स वाला वो क्राइटेरिया चेक कर लेना। अदर लिक्विड एसेट्स में जो है लिक्विड एसेट्स 6 मंथ्स मतलब 6 मंथ से ज़्यादा का ड्यूज ट्रेड रिसीवेबल में वो चेक कर लेना, ठीक है। अदर लिक्विड एसेट्स अगर कोई है जैसे गारंटी है जो डिपोजिट है, इंश्योरेंस स्कीम में वो सब देख लेना। फिर आइडल एसेट्स में आ जाता है ऑन स्क्रूटिनी इट मे बी अपीयर दैट certain assets are remaining idle are not being properly applied in the business. For example, जो certain plant machinery है may have to be put to use after a consideration period of time after acquisition. Some of the fixed assets may be awaiting installment even at the valuation
टाइम, ठीक है। फिर आ जाता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या चेक करनी है, कोई भी understated, overstated, in other words the profits of the business have been inflated, जो profits है वो inflate होता है by the subtraction of the liabilities or there are the free reserves included in the liabilities। कोई भी other जो adjustments वगैरह है liabilities के वो सब भी देख लेना। taxation में provisions वगैरह बनाया है liability का, direct tax indirect tax वो सब। capital में जो well balanced डिबेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर है, डिसअप्रोप्रिएशंस ऑफ, यहाँ पे जो वैसे मैंने बोला था ना कि एक सोल प्रोप्राइटर है दूसरे सोल प्रोप्राइटर को चेक करा है, वो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सारे कंपनी से के प्रोविजन लग रहे हैं, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को ही ले रही, क्योंकि हमने मैनेजर रेम्युनरेशन में भी चेक किया था, उसके बाद में यहाँ पे कैपिटल के बारे में देखा, फिर लाइबिलिटीज के बारे में देखा था, तभी रिजर्व वगैरह सब देखा था। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, कंपनी दूसरी कंपनी को लेना चाहती है, तो उसमें हमको चेक करना है एज एन इन्वेस्टिगेटर अकाउंटेंट हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर, ये अलग से भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। बैलेंस शीट के आइटम्स में तो ठीक है ना, समझ आ गया, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, फिर आ जाता है इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर लिक्विड एसेट्स, आइडल एसेट्स, लाइबिलिटीज, देन कैपिटल, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर। इसमें 4 तरह के फिगर्स है। पहला तो है फिक्स्ड एसेट्स, फिर है टर्नओवर, फिर है वर्किंग कैपिटल और फिर है एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट्स, टर्नओवर, क्या देख रहे थे हम, इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स में क्या क्या है, फिक्स्ड एसेट्स देखा है, टर्नओवर है, एक आ जाता है वर्किंग कैपिटल और देन आ जाता है एफएमपी, ठीक है। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स में तो सिंपली हमको हमेशा ही चेक करना होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फिर यहाँ पे जो अमाउंट है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स का जो भी अमाउंट वगैरह है वो सब भी देखना है। फिर टर्नओवर, टर्नओवर में क्या आ जाता है, टर्नओवर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली भी पूछते हैं टर्नओवर को। जो टर्नओवर है ना, इसमें सबसे पहले तो ट्रेंड, ठीक है। फिर ट्रेंड के बाद में आ जाता है मार्केटेबिलिटी, ट्रेंड में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो देख लेना। फिर आ जाता है मार्केटेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी में फुली एक्सप्लॉइटेड है, प्रोडक्ट वाइज एस्टिमेशन है, न्यू मार्केट है इसका नहीं है वो भी देख लेना। फिर आ जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंसिडरेशन है कि, देन फाइनली इसमें आ जाता है कंपटीशन, कंपटीशन में आ जाता है कि जो कंट्रीज है, किन कंट्रीज में गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, या फिर सेल्स जो है इज इन द होम मेकर है, आर लाइकली टू इंक्रीज है, डिक्रीज है, रिजल्ट्स ऑफ द वेरियस इमर्जिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स। तो जहाँ पे आ जाता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशंस, ठीक है। और एक आ जाता है कंपटीशन। फिर आ जाता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या देखेंगे हम कि जो रेशियोज इन्वेंट्रीज का ऑफ द टर्नओवर हैज बीन इंक्रीजिंग एंड इफ सो इट इज द continuation only to the temporary trend, are the trade payables are being paid promptly or is there any backlog which will have to be dealt with। फिर आ जाता है what will be the effect of the inventory, trade receivable, ये सारे तो वर्किंग कैपिटल होते हैं ना। क्या होता है वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज को लेस कर दो, तो ये आ जाती है वर्किंग कैपिटल। तो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन सबकी पोजीशन देख लेना, ठीक है। फिर आ जाता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का एस्टिमेशन। तो यहाँ पे हमको देखना है कि जो भी एक्सट्रेनियस फैक्टर्स है वो सब देखेंगे कि एडजस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द ऑल एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हमको देखना है कि क्या प्रॉफिट का एस्टिमेशन लिया हुआ है आगे के सालों का, परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कितना लिया हुआ है, परसेंटेज फॉल इनमें इन्फ्लेशन वगैरह कैसा इसमें एडजस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्दर कैपिटल कितना है, ये सारे फैक्टर्स भी हमको कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपना एस्टिमेशन ऑफ द एफएमपी। फिर इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन तो फिक्स्ड एसेट्स का पूरा हो गया। इसके बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर में 4 सॉरी 4 फिगर्स को हमने इंटरप्रीट किया। 4 फिगर्स को हमने इंटरप्रीट किया था। वो कौन कौन से फिगर्स थे, पहला तो था टर्नओवर, सेकंड था वर्किंग कैपिटल और थर्ड था एफएमपी और फोर्थ था फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिर आ जाता है की एरियाज ऑफ एग्जामिन ड्यू डिलिजेंस आ गया इसमें सॉरी हम राइट द मेजर एरियाज यू एग्जामिन फॉर देम। हम एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस मैनुअल में जिसमें नेट प्रॉफिट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले तो अनफेवरेबल सेल्स मिक्स, ठीक है। दूसरा हो सकता है इसमें नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज, लिवरेज किसको बोलते हैं, इंटरेस्ट को, तो इंटरेस्ट को ज़्यादा बता रखा होगा, या फिर ऐसा होगा कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा होगा अगर इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है ना, तो अगर इंटरेस्ट का एक्सपेंस
अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो हो सकता है कि सेल्स बढ़ भी रही है लेकिन लिवरेज इफेक्ट की वजह से सेल्स कम दिख रही है। या फिर ऐसा हो सकता है अदर आइटम्स एक्सक्लूडेड इन द सेल्स, कोई दूसरे आइटम्स जो एक्सक्लूड करनी चाहिए सेल्स, जैसे एक्साइज ड्यूटीज वगैरह या फिर जो भी सेल्स टैक्स वगैरह है, फ्राइट वगैरह है, उन सबको क्या बता रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, उसी से इफेक्ट हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में वो इंक्लूड कर रखे हैं। फिर आ जाता है हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स बढ़ रही है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा। फिर आ जाता है कॉस्ट प्राइस रिलेशनशिप, जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, हैज़ नॉट बीन कॉम्पेंसेटेड बाई ये कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द सेल्स, मतलब सेल्स जितनी बढ़ रही है, ठीक है, रॉ मटेरियल उनकी कॉस्ट उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर प्रॉफिट कम हो सकता है, सेल्स भले बढ़े। फिर कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, जो आउटथ्रोट प्राइजेस है, in order to estimate the competition from the market, the profits would be in the declining trend of the short run। और एडिशनल फिक्स्ड एसेट्स अगर लिए तो उसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ जाएगा, हैवी डेप्रिसिएशन की वजह से हो सकता है कि सेल्स कम दिख रही हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है एक रीज़न। फिर आ जाता है सस्पेक्टेड ऑफ द एम्बेजलमेंट कैश रिसिप्ट्स नाम। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सस्पेक्टेड कंपनी को ये पता चला है कि जो उसकी embezzlement in cash receipts, suspected that there has been an embezzlement in the cash receipts, as an investigator what are the areas that you would verify, कि आप क्या वेरीफाई करोगे इसमें। तो पहला तो इसमें आ जाता है कि जो भी फॉलोइंग एरियाज इज नीड टू बी वेरीफाइड इन दिस रिगार्ड्स। पहला तो है इशूइंग रिसिप्ट्स ऑफ द पे फॉर द फुल अमाउंट कलेक्टेड एंड इंटरिंग ओनली अ फ्यू अमाउंट, मतलब काउंटर फॉइल में थोड़ा सा अमाउंट दिखाया जबकि रिसिप्ट्स जो थी वो फुल अमाउंट के लिए क्या की थी, कलेक्ट की थी। फिर हो सकता है कि जो लार्जर कैश डिस्काउंट हो जबकि एक्चुअल में नहीं हो इतना। फिर आ जाता है इसमें एडजस्ट कर रखा फिक्टिशियस क्रेडिट्स को, फिक्टिशियस क्रेडिट्स की बात की है यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से एरियाज आप वेरीफाई कर रहे हो जब आपको कैश रिसिप्ट देखना है, तो कैश में फिर एडजस्ट कर रखा है कैश सेल्स को एज क्रेडिट सेल्स। या फिर ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट जो डेबिटिंग है, short debiting the customer's account in the ledger with an intentions to withdraw different from the full amount payable by him is collected। और अंडरकास्टिंग ऑफ द रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड को अंडरकास्ट कर रखा है कैश बुक के अंदर, या ओवरकास्टिंग ऑफ द पेमेंट साइड, कैरिंग ओवर ए शॉर्टर टोटल ऑफ द रिसिप्ट्स वन पेज ऑफ द कैश बुक जो है टू द, और ओवर कैरिंग टू द टोटल ऑफ द पेमेंट्स फ्रॉम वन पेज ऑफ द कैश बुक to the next view of covering up the misappropriation, either short banking of the cash collected or apart from the amount withdraw from the bank। तो ये सारे reasons हो सकते हैं कि कैश जो है वो क्या दिख रहा हो, मतलब कैश में embezzlement के। फिर इसमें आ जाता है इन्वेस्टिगेशन सस्पेक्टेड embezzlement ऑफ कैश रिसिप्ट्स। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्टेड embezzlement ऑफ, suspected that there is embezzlement of cash receipts। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा आंसर में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन, एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है, जैसे इंटरनल कंट्रोल्स देख लेना, कोई सिंगल पर्सन के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल्स तो नहीं, कार्बन कॉपीज रिसिप्ट्स मार्क्ड डुप्लीकेटेड शुड बी स्क्रूटिनाइज्ड टू कंफर्म दैट आर द फैक्ट कॉपीज ऑफ द रिसिप्ट्स इशूड अर्लियर। फिर रिकॉलिंग द पेइंग इन स्लिप फ्रॉम द बैंक फॉर डिटेल्स ऑफ द कैश डिपॉजिट, रिकॉर्ड ऑफ द cells of the scrap of the waste papers, that of the collection of the rents from the laborers temporarily accommodated the company's quarter, that of the refund of the amount deposited with the electric supply to the company and other जो government authorities should be examined for finding out if any of these amounts have been misappropriated। okay, withdrawal from the bank should be checked reference to the corresponding entries of the bank passbook। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है एक क्वेश्चन, वैसे जो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है 213, 214, 216, 215 वो सब एज इट इज कंपनीज एक्ट में डिस्कस कर रखे, वो एज इट इज इसमें है, तो ठीक है, ऑडियो ऑडिट लगाना है आगे, तो वो सारे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि मॉड्यूल में है, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन पीएम से तो खत्म हो गए सारे क्वेश्चन, कुछ मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल फर्म प्रपोजिंग द बाई अ बिजनेस, तो इसमें क्या देखना है, तो हम इसमें देख सकते हैं फर्स्ट तो बैठना पड़ेगा, ओके, बस बहुत छोटा छोटा लिखा है, प्रोप्राइटरी कंसर्न ऑफ द पार्टनरशिप, इसमें रीजंस देख लेंगे, ठीक है, कि रीजंस क्या क्या प्रोप्राइटरी कंसर्न ऑफ पार्टनरशिप के, रीजंस ऑफ द सेल ऑफ द बिजनेस, इफेक्ट ऑफ द टर्नओवर प्रॉफिट्स। फिर इसमें दैट देयर वुड बी ए रिटायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट प्रोप्राइटर,
वो था ना कि प्रेजेंट प्रोप्राइटर चाह रहा है इसीलिए दूसरे प्रोप्राइटर को रखा है क्या, या फिर प्रोस्पेक्ट टू रेन्यूअल ऑफ द जो भी लेंथ ऑफ लीज है वो भी देख लेना। फिर इसमें अनएक्सपायर्ड पीरियड, एनी पेटेंट वगैरह अगर ऑन कर रखा है तो उसका कोई अनएक्सपायर्ड पीरियड है वो देख लेना। एज ऑफ द प्रेजेंट मैनेजरियल स्टाफ की एज क्या है, पेमेंट ऑफ द पेंशन ग्रेचुइटीज उनको कितना मिलता है, बल्क सेल्स आर मेड टू द कस्टमर्स हुज नंबर इज स्मॉल, मतलब ऐसे मतलब कम कस्टमर को ज़्यादा सेल्स उन्हीं कस्टमर्स को हो रही है, हमारे बड़े कस्टमर्स है वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी है तो ये सब देखना है। इंडिविजुअल या फर्म प्रपोजिंग टू बाई ए बिजनेस के केस में। फिर इसमें आ जाता है अगर बिजनेस बिलोंग्स टू अ लिमिटेड कंपनी, अगर कंपनी है तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, बार बार कैपिटल देखो। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर्स, अनऑथराइज्ड इशूड कैपिटल, फिर कैपिटल डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, राइट्स अटैच्ड टू ईच क्लास। फिर आ जाता है पर्टिकुलर्स ऑफ द डिविडेंड पेड इन पास्ट। फिर आ जाता है अमाउंट्स देयर ऑफ वेयर आर इन अरियर्स। फिर मॉर्गेज क्रिएटेड ऑन द एसेट्स appearing in the company's book. A search should be made in the register of the charges in the office of the registrar of companies. Prices at which the shares are being offered. company public company जो है prices which you will usually access of the market price quoted on the stock exchange, but in case of the unquoted share, अगर unquoted shares है तो particularly where the company whose shares are being acquired is a private company, or a valuations will have to be placed on the shares for the purposes of the purchase, ठीक है। ये सब हमको चेक करना है। फिर इन्वेस्टिगेशन इन कनेक्शन विद रिव्यू ऑफ द प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट। तो जब फाइनेंशियल फोरकास्ट की बात आती है तो फ्यूचर प्रॉफिट की बात आती है, तो इसमें इंस्टीट्यूशंस जो भी फ्यूचर फोरकास्ट जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है तो प्रॉफिट्स रिपोर्ट जो है कैन बी रिक्वायर्ड अ पार्ट ऑफ द जनरल इन्वेस्टिगेशन टू द परचेस ऑफ द बिजनेस और बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच रिगार्ड्स टू द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर अप्रेजल ऑफ द लोन एप्लीकेशंस वगैरह जब चाहिए होती है तो लोन एप्लीकेशन जब मिलती है तो फ्यूचर फोरकास्ट मंगाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। अब एज एन ऑडिटर डिटेक्ट द फ्रॉड डिपेंड ऑन द फैक्टर। अगर आप एज एन ऑडिटर चेक कर रहे हो फ्रॉड तो किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर सकता है। पहला तो आ जाता है स्किलफुल ऑफ द प्रिपेरेटर, मतलब जो इंसान फ्रॉड करने वाला है उसकी स्किल। फिर फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ द मैनिपुलेशन, कितनी बार ये मैनिपुलेशन हो रखा है। डिग्री ऑफ द कोल्यूशन इन्वॉल्व, कितना बड़ा ये फ्रॉड है। फिर रिलेटिव साइज ऑफ द इंडिविजुअल अमाउंट मैनिपुलेटेड, और सीनियोरिटी ऑफ दोज इंडिविजुअल इन्वॉल्व, अगर कोई पर्सन जो सीनियोरिटी पोजीशन में है वो अगर फ्रॉड करता है। फ्रॉड का एक पूरा एक टॉपिक है जिसमें लिख रखा है फ्रॉड फॉर द पर्सनल गेन। इसमें फर्स्ट आ जाता है ब्राइबरी। इसके सारे टॉपिक्स वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं जो भी है इसमें, ठीक है। फ्रॉड फॉर पर्सनल गेन में पहला आ जाता है ब्राइबरी। ब्राइबरी में है मनी, गिफ्ट या फेवर्स, मतलब मनी या गिफ्ट इस तरह से देना कि उससे क्या हो रहा है कि जनरली आउट ऑफ बुक ट्रांजेक्शन है जो इलीगल या फिर डिसऑनेस्ट एक्शन है, और इसी से वेरासिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, रिव्यू द अनड्यू फेवर्स टू द वेंडर्स, ये वेंडर के फेवर में वेंडर के अनड्यू फेवर्स में, और इसमें कंडक्ट ए प्रोप्राइटी ऑडिट ओवर द वेरासिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड रिव्यू एनी अनड्यू फेवर्स ऑफ द वेंडर, मतलब गिफ्ट वगैरह जानबूझ के इस तरह से दिए जा रहे हैं कि वो वेंडर को क्या हो रहा है कि इलीगल तरह से गेन हो रहा है। फिर अच्छे से कॉर्पोरेट फ्रॉड या इरेगुलरिटीज, इसमें एडवांस बिलिंग में जितना याद है ना सब लिख लेना, जैसे फिक्टिशियस सेल्स, मिस रिप्रेजेंटेशन, बोरोइंग्स जो मैनेजमेंट ने लिया है, लेंडर्स कस्टमर एडवांस, फ्रॉडुलेंट एक्ट गेट्स अननोटिस्ड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। फिर आ जाता है शेल कंपनीज जो है, फॉल्स वेंडर्स जो है, परचेजेस पर्सनल नेचर booked as official expenses, enable the falsification of account या फिर diversion of fund for the purposes other than an intended purpose। शेल या डमी कंपनी जो है उसकी डमी कंपनी इसकी में बता रखा है represents a fictitious company or a paper company, fictitious bills, diverting the funds, or the books could be falsified by wrong classification of expenses, inflating the expenses claims, fictitious expenses, multiple reimbursements, or uncovering of expenses booking that are the prima facie not incurred। फिर मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं पढ़ रही, मनी लॉन्ड्रिंग में वही होता है कि ये क्राइम है, प्रोजेक्टिंग ऑफेंस, कोई प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक करके फिर जो कमाया हुआ पैसा। फिर फ्रॉड एज, या फिर अनटेन मनी को टेन मनी बता के, और ये सब जो नया पैसा है, ठीक है। फिर आ जाता है फ्रॉड्स एट ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स है। फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज में टेम्परिंग ऑफ द चेक्स, ड्राफ्ट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, रिसिप्ट्स, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करना। इसमें ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट वो फ्रॉड, अगर इस फ्रॉड को ऑनलाइन पेमेंट जो है एज अ ट्रांसपेरेंट mechanism to prevent the above frauds. ATM is a popular technical advancement that inherent control gaps.
तो एटीएम में भी क्या होता है, रेगुलरिटी जो है, रेगुलरिटी अथॉरिटी इन ए प्रॉम्प्ट मैनर सो दैट द अनऑथराइज क्रेडिट्स जो है जो अकाउंट्स ना हो, अनऑथराइज क्रेडिट्स इस अकाउंट में ना जाए, ठीक है। अभी तो सबसे ज़्यादा ऐसा चल ही रहा है एटीएम का फ्रॉड। फिर आ जाता है ऑफ बुक फ्रॉड्स। ऑफ बुक फ्रॉड्स में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द कैश बिफोर रिकॉर्ड द बुक्स और बिफोर द सेल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ऑफ बुक फ्रॉड्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। फिर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट या फिर रूरल इकोनॉमी में जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज वगैरह अपने को कम मिलती है, ठीक है, वहाँ पे इस तरह का फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसमें आ जाता है कैश मिस एप्रोप्रिएशन, सरप्राइज चेक वगैरह करना या फिर इससे क्या हो जाएगा, ये कैश मिस एप्रोप्रिएशन कम हो जाएगा। फिक्टिशियस एंटिटीज़ बता के कैश को ट्रांसफर करना, ये सब कम होगा। टीमिंग लेडिंग फ्रॉड तो सबसे ज़्यादा फेमस फ्रॉड है। इसमें क्या है कि ओवरलैप्ड करना सारे जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स वगैरह है और रिकनसाइल्ड एट ए सिंगल पॉइंट। फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट्स, पर्सन के मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस, बिल्स कुछ एक्सपेंसेस या पर्सनल एक्सपेंसेस में उसको ट्रांसफर कर देना वगैरह, ये सब फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट्स करना। ऑफिशियल एक्सपेंसेस को पर्सनल बता देना, पर्सनल को ऑफिशियल, ये सब, ठीक है। फिर आ जाता है एक्सपेंसेस रेम्बर्समेंट स्कीम। एम्प्लॉइज गेट रेम्बर्स्ड बाय द थर्ड पार्टीज सच एज द डिस्ट्रीब्यूटर्स एज क्लेमिंग देयर एक्सपेंसेस फ्रॉम द कंपनी। मल्टीपल एक्सपेंसेस क्लेम्स बेस्ड ऑन द डुप्लीकेट बिल्स के बेस्ड पे मल्टीपल एक्सपेंसेस बता रखे हैं। फिर पेरोल फ्रॉड, पेरोल फ्रॉड में इन्फ्लेटिंग ऑफ द मैन पावर सोर्सेज दोज एक्चुअली डिप्लॉय, मतलब जो इंसान है ही नहीं उसको भी सैलरी मिल रही है, वो सारा हो जाता है पेरोल फ्रॉड्स। फिर कमीशन स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा हायर कमीशन चार्ज करना एजेंट्स वगैरह के थ्रू। फिर प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉड के लिए आप क्या करोगे एज एन ऑडिटर, डिफोल्केशन, इसमें 240 लगा के वो तो सब करना है। फिर एग्जामिन करना लाइन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वेरियस मेंबर्स ऑफ स्टाफ, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, एक्सेसिव कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ द सिंगल पर्सन तो नहीं है, ये सब हमको चेक करना है। फिर इन्वेंट्री फ्रॉड्स में आ जाता है सिंपली रिमूव गुड्स, थेफ्ट ऑफ गुड्स या फिर मैनिपुलेट द एम्प्लॉयज हु हैज कमिटेड थेफ्ट सो दैट बुक क्वांटिटी टैली विद द एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये वाला अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन आई होप खत्म हो गया। मैंने कंपनी सेट का जो भी पार्ट था वो डिस्कस नहीं किया है। एक लास्ट स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में डिटरमाइन करना ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें रिटन इंस्ट्रक्शंस कवरिंग द ऑब्जेक्ट एंड दोज ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस, द इश्यूज इंसिडेंशियल देयर टू पीरियड कवर द क्लियरली स्पेसिफाइड जो रिजल्ट्स है इन्वेस्टिगेशन के सीरियसली अफेक्ट द चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस। फिर इज द डेवैल्यूएशंस, इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, स्टूडिंग न्यू, वो सब, ठीक है। फिर जो स्टेप्स है इन्वेस्टिगेशन के उसमें फॉर्मुलेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, तो इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करना सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कलेक्ट करना है, इसमें मोस्ट कॉन्क्लूसिव एविडेंस और इन डेप्थ से चेकिंग करेंगे हम, प्रोग्राम में भी लिखा हुआ है। फिर इसमें आ जाता है एनालिसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिगर्स, बिफोर आप कंक्लूड करो पहले एनालाइज कर लो। और फाइनली रिपोर्टिंग में क्लियर रिपोर्ट बनाओ, ड्यूअल इंटरप्रिटेशन ना हो, सिंपल रिपोर्ट होनी चाहिए, पैराग्राफ फॉर्म में होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन द लिमिटेशन, क्या अपने ऊपर लिमिटेशन वगैरह स्कोप के ऊपर इम्पोज की हुई है वो सारी भी देख लेना। स्पेशल इश्यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, हाँ ये भी एक पॉइंट है, स्पेशल इश्यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें आ जाता है कि जो टू एक्सट्रीम, एक तो कंप्लीट अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स का, या फिर एक पर्टिकुलर, ये सबसे पहले डिफाइन कर लेना है कि आप इन्वेस्टिगेशन पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर आइटम का। फिर इसमें जो वेदर एन इन्वेस्टिगेटर इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक 100% वेरिफिकेशन अप्रोच और अडॉप्ट अ सिलेक्टिव वेरिफिकेशन, देन वेदर द इन्वेस्टिगेटर कैन पुट रिलायंस ऑन द ऑलरेडी ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ऑलरेडी ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है या फिर अनऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, वो भी देख लेना। अब इसमें एक दो जजमेंट्स भी है। पहला जजमेंट तो है शॉर्ट एंड कैप्टम बायगट का, इसमें बोल रखा है कि अगर ऑडिट कर रखी है तो वो सही होंगे फिगर्स। और एक और है मिड वर्सेस बेल बंकर का कि नॉट एक्सपेक्टेड टू चेक एरर्स इन स्टॉक शीट्स एंड ओमिशंस, पर ये दोनों ही जजमेंट्स बहुत पुराने हो गए तो अब इरेलेवेंट है। फिर आ जाता है वेदर द इन्वेस्टिगेटर नेसेसरीली रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ, अगर एक्सपर्ट की जरूरत होता है, एक्सपर्ट की जरूरत मतलब एक्सपर्ट्स को भी अपॉइंट कर लो। इन्वेस्टिगेटिंग आउट ऑफ द डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स, ये वाला मेनली इस एक्सचेंज रेशियो डिसाइड करने के लिए बोल रखा है कि यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम, मतलब जो पर्सन खरीदने वाला है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उस कंपनी से, जो खरीदने वाला है वो चाहता है कि कम से कम पैसा देके वो एंटिटी खरीद ले अमेलगमेशन मर्जर में, और जो भी एंटिटी मर्ज होने के लिए जा रही है वो सोचती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज रेशो लें, और जो देने वाली है वो सोचते हैं हम कम से कम एक्सचेंज रेशो दें। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो ऑडिटर है ना उसको स्किल्स की भी ज़रूरत होती है, और जजमेंट भी ऑडिटर का मैटर का होता है। ये सब लिख रखा है इसमें, मैं मन से एक भी शब्द नहीं बोल रही। बेसिस ऑफ द ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर का बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या रहा, ओपिनियन उसने जो लिया है। फिर आ जाता है इसमें इन्वेस्टिगेटर कैन मेक
फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट, देखो फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट जो है इन्वेस्टिगेटर जो है शुड रिफ्यूज टू मेक, मतलब नहीं बनानी चाहिए उसको फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट। फिर आ जाता है वेदर टू रिटेन द वर्किंग पेपर्स और नॉट, वर्किंग पेपर्स रिटेन करे या ना करे, तो लो अगर रिक्वायर्ड करे तो बता दे, अदरवाइज उसको रिटेन तो करनी है वर्किंग पेपर्स वगैरह। फाइनली ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। एक अपना और क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन द प्राइवेट कंपनी। तो इसमें दो तरह के मेथड है, नेटवर्थ बेसिस और यील्ड बेसिस, जो दोनों ही मेथड गुडविल और कैपिटल, गुडविल और शेयर की वैल्यूएशन वाले जो मेथड है ना अपने अकाउंट्स के, वही पूरा इसमें लिखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है आई थिंक आधे घंटे में। थैंक यू वेरी मच।